जय हिंद साथियों, मैं अभिषेक नारायण अपने इस YouTube चैनल थाइस सेल्फ अभिषेक पर आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारी ये क्लास रहने वाली है पॉलिटी की शब्दावली पार्ट 2। पार्ट 1 हमने पहले बना लिया है, जिसमें हमने बात की कि संविधान क्या है, संविधानवाद क्या है, संवैधानिक क्या है, असंवैधानिक क्या है, गैर संवैधानिक क्या है, सांविधिक क्या है और गैर सांविधिक क्या है, इनके बारे में बात की। इस सेशन को आगे बढ़ाने से पहले आपसे मैं 1 मिनट का वक्त लूँगा। देखो, हम इस प्लेटफॉर्म पे पूरी पॉलिटी को कंप्लीट करवाएंगे, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। आप कृपया धैर्य बनाए रखें। नंबर 2, किसी प्रकार की त्रुटि अगर हमसे होती है तो आप कृपया कमेंट्स करके हमें बता सकते हो, ताकि उस त्रुटि को हम का समाधान कर सके। नंबर 3, कि हम पॉलिटी की शब्दावली को ख़त्म होने के बाद में पॉलिटी को एक सिस्टम तरीके से 1 बाय 1 करके इसको तैयार करेंगे। जैसे हमारी पॉलिटी की शब्दावली ख़त्म होती है, फिर हम संविधान के जो दार्शनिक पक्ष है, फिलोसॉफी एक्सपेक्ट है, उसको लेंगे। जैसे संविधान सभा की पृष्ठभूमि, संविधान सभा का निर्माण, संविधान सभा की विशेषता, संविधान संशोधन, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स, नीति तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, मूल कर्तव्य और प्रस्तावना, इस पोर्शन को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद फिर हम आएंगे सेकंड पे, राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, पीएम, प्रधानमंत्री, संसद, सुप्रीम कोर्ट। फिर हम आएंगे आयोग, जितने भी केंद्रीय आयोग है, निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, सीएजी, लोकपाल एटसेट्रा, सारे आयोग है, उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम बात करेंगे कुछ अन्य फैक्टर्स पे, अन्य टॉपिक पे, जैसे संघवाद, राष्ट्रीय एकीकरण, गठबंधन सरकार, लोकतांत्रिक राजनीति। ठीक है, इन पे करेंगे। ठीक इसी प्रकार हम जाएंगे राज्य की, जो स्टेट की पॉलिटी है, राज्यपाल, सीएम, मंत्रिपरिषद, हाईकोर्ट और विधानमंडल। फिर आएंगे हम आयोग, जो राज्य के जो आयोग, जितने भी आयोग है उनके बारे में बात करेंगे। निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग और भी जितने भी सारे आयोग हैं उनके बारे में बात कर लेंगे। और अन्य जो जिला प्रशासन के संदर्भ में स्थानीय स्वशासन और पंचायत। तो इस प्रकार हमारी पॉलिटी का सिस्टमेटिक तरीके से हम अध्ययन करेंगे। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 में, शब्दावली में। जैसा कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में दे रखा है कि संप्रभुता, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, इन 5 शब्दों के बारे में हम पढ़ेंगे। आज की जो हमारी शब्दावली है, शब्दावली पार्ट 2, हम बात करें संप्रभुता, सोवरेनिटी। संप्रभुता से मतलब यह है कि स्वयं प्रभु, कि आप स्वयं प्रभु हो, आपके ऊपर कोई पावर नहीं है, आप किसी के अधीन नहीं हो, आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। ये इसका मतलब होता है संप्रभुता। अगर इसको मैं एक व्यवहारिक एग्जांपल से आपको डिलीवर करूं, कि मैं कहूं कि मैं मेरी लाइफ के व्यक्तिगत डिसीजन मैं खुद लूंगा, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं सोवरेनिटी, संप्रभुता को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अगर एक व्यक्ति के पास रोजगार है, आर्थिक रूप से समृद्ध है, तो वो अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेगा। लेकिन जो व्यक्ति बेरोजगार है, वो शायद कहीं ना कहीं अपने डिसीजन नहीं ले पाएगा। तो ये इसका मतलब हो गया संप्रभुता का। अगर स्पेशल संप्रभुता, सोवरेनिटी शब्द का अर्थ हम समझना चाहे तो इसका मतलब ये होता है कि कोई भी देश अपने आंतरिक और बाह्य मामले में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, कोई इंटरफेयर नहीं करेगा। फीचर्स की बात करें, नंबर 1, कोई देश अपने आंतरिक व बाहरी मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। ठीक है। नंबर 2,
वो किसी विदेशी शक्ति के अधीन नहीं है। नंबर 3, वह देश अपनी नीति पॉलिसी बना सकता है प्लस लागू कर सकता है, कोई उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता है। अगर हम बात करें 1947 से पहले की बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत उस वक्त संप्रभुता की कैटेगरी में नहीं आता था, क्योंकि उस वक्त ब्रिटिश सत्ता आंतरिक और बाह्य डिसीजन लेती थी। लेकिन बात करें वर्तमान में, संविधान लागू होने के बाद भारत संप्रभुता कैटेगरी में आता है। ठीक है, अब बात करते हैं समाजवाद, सोशलिस्ट। देखिए समाजवाद क्या है? समाजवाद एक विचारधारा है जिसको 42वें संविधान संशोधन के तहत 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसका मतलब यह नहीं कि पहले संविधान का कॉन्सेप्ट नहीं था, संविधान का कॉन्सेप्ट तो पहले भी था। जैसे अनुच्छेद 39B(c) ये इस चीज को शो करते हैं कि समाजवाद का कॉन्सेप्ट पहले भी था। अब हम समाजवाद के बारे में बात करते हैं, तो समाजवाद के फीचर्स के बारे में बताते हैं कि समाजवाद क्या होता है। पहला ये होता है कि समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन व वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। समाजवादी व्यवस्था में सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही होता है कि समाजवादी व्यवस्था में सारा जो कब्जा है वो सरकार का होता है और पब्लिक के पास कोई विकल्प नहीं होता है। तो समाजवादी व्यवस्था में उत्पादन और वितरण के साधनों पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार ही तय करेगी कितना उत्पादन करना और कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना। इस कॉन्सेप्ट का जो ड्रॉबैक है वो यही है कि जनता के पास कोई विकल्प नहीं होता है। नंबर 2 की बात करें तो निजी क्षेत्र की भूमिका गौण होती है। नंबर 3, जो समाजवादी व्यवस्था है उसका उद्देश्य समाजवादी व्यवस्था का उद्देश्य लाभ प्राप्त करना नहीं बल्कि समाज का कल्याण करना। नंबर 4 में यह है कि जितने भी संसाधन रिसोर्सेस है उनका समाज के हित में अधिक उपयोग करना। ये समाजवाद के फीचर्स होते हैं। अब हम बात करें भारत के संदर्भ में कि भारत में समाजवाद भी है प्लस पूंजीवाद भी है। जब सुप्रीम कोर्ट से ये पूछा गया कि भारत समाजवाद है पर इसमें पूंजीवाद का कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि समाजवाद साध्य है, साधन नहीं है। साध्य और साधन से तात्पर्य है कि जैसे अगर आपको दिल्ली जाना है तो ये आपका साध्य उद्देश्य हो गया। आप किससे जाओगे? गाड़ी से, एक पैदल, बस, वो आपका साधन हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि समाजवाद साध्य है, साधन नहीं है। वो ये कहना चाहता है कि हम किसी भी रास्ते से जाए, चाहे पूंजीवादी रास्ते से,
चाहे कोई सा भी रास्ता हो, लक्ष्य हमारा लोक कल्याण के राज्य की स्थापना करना है। लक्ष्य हमारा वो लोक कल्याण के राज्य की स्थापना करना है। तो इसलिए हमारे देश में समाजवाद प्लस पूंजीवाद दोनों का कॉन्सेप्ट होता है, मतलब मिश्रित कॉन्सेप्ट है। अगर हम बात करें भारत के परिप्रेक्ष्य में, तो भारत में जो समाजवादी व्यवस्था है वो गांधी और नेहरू जी की विचारधारा से प्रभावित है, ना कि प्लेटो और कार्ल मार्क्स की विचारधारा से। भारत में समाजवादी व्यवस्था का जो उद्देश्य है वो गरीबी, अज्ञानता और अवसर की असमानता को समाप्त करना और लोगों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय उपलब्ध करवाना, ये समाजवाद का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट है पंथ निरपेक्षता। सेकुलरिज्म। ठीक है, पंथ निरपेक्षता का मतलब देखिए, यहाँ पर अगर आप सेकुलर वर्ड का जो अर्थ निकालोगे तो इसके दो अर्थ निकलते हैं, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। अब पहले हम देखते हैं धर्म क्या होता है और फिर देखते हैं पंथ क्या होता है। धर्म का मतलब होता है ड्यूटीज से, कर्तव्य से होता है। जैसे एक स्टूडेंट का जो धर्म होता है कि वो तहे दिल से पढ़ाई करे, और एक शिक्षक का जो धर्म होता है कि वो सही प्लेटफॉर्म, सही रास्ता दिखाए, सही ज्ञान लोगों तक पहुंचाए। ठीक है, तो धर्म का मतलब होता है ड्यूटीज, कर्तव्य। लेकिन हुआ क्या इसके साथ कुछ कि वेस्टर्न के लोगों ने धर्म का मतलब निकाला रिलीजन, जबकि धर्म का मतलब होता है ड्यूटी, कर्तव्य। तो इस वजह से इस शब्द को हम पंथ निरपेक्ष भी बोल सकते हैं, धर्म निरपेक्ष भी बोल सकते हैं। अगर सेकुलर के हिसाब से अर्थ इसके दो होंगे, धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। लेकिन धर्म निरपेक्ष का अगर आप हिंदी में और आगे एडवांस अर्थ निकालते हो तब ये हो जाता है कि धर्म से विमुख। निरपेक्षता मतलब होता है कि अलग होना। तो जब कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य से अलग रहेगा तो वो प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, मतलब वो अन्यथा काम करेगा। जिसका उद्देश्य क्लियर नहीं है तो काम कैसे करेगा। तो ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है। पंथ का मतलब क्या होता है? पंथ का मतलब होता है, अगर मनुस्मृति के अनुसार पंथ की बात करें तो अपने मानवीय मूल्यों को अपनाते हुए ईश्वर तक पहुंचने का जो मार्ग है उसको पंथ बोलते हैं। ये इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जीवन जीने का जो विशिष्ट तरीका, जो विशिष्ट उद्देश्य होता है उसको हम पंथ बोलते हैं। तो पंथ निरपेक्षता, सेकुलरिज्म का सही जो अर्थ है वो पंथ निरपेक्षता है, धर्म निरपेक्षता अर्थ नहीं है इसका। ठीक है, अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, पंथ निरपेक्ष शब्द जो इसको भी 42 संविधान संशोधन तहत 1976 में जोड़ा गया था। ऐसा नहीं कि इससे पहले ये कॉन्सेप्ट नहीं था, कॉन्सेप्ट पहले भी था। अगर हम बात करें अनुच्छेद आर्टिकल 15, 16, 25, 28, 326 इनमें पंथ निरपेक्षता की व्याख्या दी गई है। बस ये इसको यह था कि प्रस्तावना में जोड़ने से इसकी जो क्लेरिफाई आ गई, बाकी चीजें पहले भी थी। ठीक है, हम बात करें फीचर्स की। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि सरकार का कोई धर्म नहीं है, सरकार का कोई धर्म नहीं है, बट सरकार सभी धर्मों का सम्मान करेगी। नंबर 3, व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं होगा। नंबर 4, सरकार धर्म के मामलों में तटस्थ रहेगी। देखिए, पंथ निरपेक्षता, पंथ निरपेक्षता का मतलब हो गया कि सेकुलरिज्म,
धर्मनिरपेक्षता इसका सही अर्थ नहीं है, इसका सही जो अर्थ है वो है पंथ निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्षता मतलब होता है कि स्टेट हैज नो रिलीजन, कि सरकार का कोई धर्म नहीं है पर सरकार सभी धर्मों का सम्मान करेगी। दूसरी बात, सरकार सभी धर्मों को सम्मान व्यवहार करेगी। व्यक्ति के साथ धर्म के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार धर्म के मामलों में तटस्थ रहेगी। देखिए ये जो वर्ड है तटस्थ, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो लाइन कह रही है कि सरकार धर्म के मामलों में तटस्थ रहेगी, तो फिर 3 तलाक के मामले में गवर्नमेंट सरकार ने क्यों इंटरफेयर किया, ये समझने की बात है। देखो सरकार ये कह रही है कि जब तक आप संरक्षण कर रहे हो ना, तब तक हमें कोई आपत्ति नहीं है, हम कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब आप शोषण करोगे, जब आप संरक्षण कर रहे हो तो नो प्रॉब्लम, बट शोषण करोगे तब हमें प्रॉब्लम है। इस चीज़ को ऐसे समझो, जब आपकी शादी हो गई और आपकी बीवी अपने घर वाले से होकर अपने घर पे आ गई, तब उसके साथ आप अच्छा व्यवहार, अच्छी सुविधा उसको दे रहे, तब तक उनके घर वाले आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जब आप उसके साथ बदतमीजी करोगे, उसका शोषण करोगे, तब वो आपसे बहस करेंगे। ठीक इसी प्रकार सरकार ये कहती है कि तुम अपने धर्मों के साथ कुछ भी करो, उसमें अगर उनका संरक्षण की कोई पॉलिसी अपनाते हो तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम अगर धर्म के नाम पर उसका शोषण करते हो तो फिर हम एक्टिव हो जाएंगे। मतलब तो 3 तलाक क्या था? 3 तलाक कहीं ना कहीं व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा था, इसलिए इसको खत्म करना पड़ा। तो ये हो गया पंथ निरपेक्ष, जो 42 संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है, पंथ निरपेक्षता में ये भी सकारात्मक और नकारात्मक वे में काम करता है। अगर हम भारत के संदर्भ में देखें तो भारत में जो पंथ निरपेक्षता है वो पॉजिटिव वे में है, कि भारत में हम पंथों के प्रति प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपेस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं। बट ऐसा कॉन्सेप्ट फ्रांस में नहीं है। फ्रांस की जो सरकार है वो ये कहती है कि आप जितने भी कर्मकांड करो अपने घर के अंदर अंदर कर लो, घर के अंदर कर लो, घर से बाहर आप फ्रांस के नागरिक हो तो वहाँ पर ना प्रैक्टिस कर सकते हो, ना प्रोपेस कर सकते हो, ना प्रोपोगेट कर सकते हो। तो ये है पंथ निरपेक्ष। नेक्स्ट, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी। लोकतंत्र का मतलब होता है कि लोगों की इच्छाओं का तंत्र। ठीक है, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जहां लोग या तो सीधा खुद सरकार चलाएंगे या अपने बिहाफ पर किसी को नियुक्त करेंगे। अगर हम बात करें इब्राहिम लिंकन की जो स्टैंडर्ड परिभाषा है लोकतंत्र के संदर्भ में, कि जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन, दैट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी बाय इब्राहिम लिंकन। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इससे थोड़ा एडवांस में बात कही कि वो ये थी कि जनता ने जनता के लिए जो शासन चुना, जरूरी नहीं कि वो लोकतंत्र हो। क्योंकि जब अमेरिका का संविधान बना उस वक्त महिलाओं को मतदान देने का अधिकार नहीं था और जो गुलाम थे उनको अधिकार नहीं था। तो उसी संदर्भ में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा कि जनता ने जनता के लिए जो शासन व्यवस्था चुनी जरूरी नहीं कि वो लोकतंत्र है। जैसे आप किसी कॉलोनी में रह रहे हो, वहाँ पर 100 लोग हैं और जो वीआईपी जो स्टैंडर्ड 50 लोगों से आपने चुनाव करवा के किसी को सदस्य बना दिया, 50 लोग रह गए, तो प्रत्येक व्यक्ति का प्रतिनिधित्व कहाँ पे हुआ? तो ये डेमोक्रेसी की परिभाषा अधूरी है। मतलब तो अगर आधुनिक लोकतंत्र की परिभाषा हम देखें तो सभी व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व प्लस जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चुना गया शासन, ये इसकी आधुनिक परिभाषा हो सकती है या है। अगर हम बात करें इसके फीचर्स की, लोकतंत्र के फीचर्स की, नंबर 1, जो शासक होगा वो जनता द्वारा नियुक्त होगा, ना कि
जन्म से। नंबर 2, जो शक्ति होगी, जो शक्ति अंतिम रूप से जनता के पास। नंबर 3, जनता के पास अधिकार, जैसे अभिव्यक्ति का अधिकार, समता। ठीक है। नंबर 4, निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया। नंबर 5, देखिए लोकतंत्र में क्या होता है, आप हड़ताल कर सकते हो, आंदोलन कर सकते हो, सरकार की आलोचना कर सकते हो। ऐसी व्यवस्था और कहीं नहीं मिलेगी आपको। हालांकि चाइना ये कहता है कि हम लोकतंत्र है, लेकिन वहाँ पर ऐसी व्यवस्था आपको नहीं मिलेगी। तो ये हो गए लोकतंत्र की विशेषताएं या फीचर्स हो गए। अगर अब हम बात करें लोकतंत्र के प्रकार, तो लोकतंत्र प्रकार 2 प्रकार है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट में क्या होता है कि जनता प्रत्यक्ष रूप से कानून निर्माण, नीति निर्माण में भागीदारी लेती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो नॉर्वे, स्वीडन और भारत में जो ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ग्राम पंचायत, क्योंकि यहाँ प्रत्यक्ष रूप से कानून, जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। और इनडायरेक्ट में क्या होता है कि जनता द्वारा प्रतिनिधियों के माध्यम से नीति निर्माण और कानून निर्माण में भागीदारी। जैसे हम चुनते हैं एमएलए एमपी को और फिर एमएलए एमपी चुनते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, तो ये हो गया इनडायरेक्ट। जो लास्ट है हमारा वो है गणतंत्र। रिपब्लिक। गणतंत्र का मतलब होता है गण प्लस तंत्र, ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो पब्लिक द्वारा कंट्रोल और ऑपरेट किया जाएगा। अगर हम बात करें स्पेसिफिक वर्ड जो गणतंत्र है, रिपब्लिक है, इसका मतलब होता है किसी देश के शासन व्यवस्था में जो सर्वोच्च पद होगा, शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं होगा बल्कि निर्वाचित होगा। ये रिपब्लिक का अर्थ है। मतलब हेड ऑफ द स्टेट बाय इलेक्टेड, नॉट नॉमिनेटेड बाय हेरेडिटरी। अगर बात करें हम इसके फीचर्स की,
विशेषता। तो नंबर 1 सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसका मतलब है कि जिस व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से इससे अधिक है वो बिना भेदभाव के मतदान कर सकता है। नंबर 2 शासन व्यवस्था का सर्वोच्च पद वंशानुगत नहीं, मतलब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। नंबर 3 न्यूनतम वैधानिक योग्यता के आधार पर सार्वजनिक पद सभी के लिए उपलब्ध, मतलब भारत का हर नागरिक राष्ट्रपति बनने का सपना देख सकता है। तो इस प्रकार हमारे ये 5 इंपॉर्टेंट शब्दावलियाँ खत्म होती है। अगली क्लास हम अगली शब्दावलियाँ अगली क्लास में लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।